हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड द चैप्टर नेम इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो उनको आगे क्लास 10th में जो है वो काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ना। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को अगर हिंदी में हम जानें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है पदार्थ। हिंदी में हम मैटर को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। एक इंडियन फिलोसोफर हुए जिनका नाम क्या था? महर्षि कन्नड़। उन्होंने ये कहा कि अगर हम पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे ऑफ मैटर एंड अल्टीमेटली, और उसके बाद वी विल गेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड। और उन पार्टिकल्स को अगर हम और ज़्यादा डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जब वो पार्टिकल्स जो हैं वो आगे डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर सिंपल एग्जांपल लूं, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, ठीक है, तो ये आता है 5। ओके, फिर 5 को डिवाइड करते हैं अगर 5 के साथ तो ये आता है 1। फिर 1 को अगर डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो ये आता है 1 ही आता है। तो मीन्स अगर हम 1 को और हम आगे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही जो लास्ट तक जो चीज बचेगी उसको हम जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे उसको उन्होंने नाम दिया किसका? परमाणु का नाम दिया। कि जो चीज फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगी उनको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। एक और जानी मानी हस्ती हुई जिनका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। उन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। जो छोटे छोटे परमाणु हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया? एटम का नाम दिया। और इस वर्ड एटम का अगर हम शॉर्ट में एक मीनिंग, सिंपल मीनिंग जाने तो वो क्या आता है? इनडिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जाए। तो एटम का मीनिंग क्या है? द वर्ड एटम मीन्स इनडिविजिबल, मीन्स विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं एटम बोलते हैं। चलिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर। मैटर को एक मैंने यहाँ पे एक फिगर आपको बना के दिखाई है। अगर यहाँ पे देखिए आप, एक यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा आपको नजर आ रहा है। उसको अगर हम डिवाइड करें, छोटे पार्ट में काटा जाए, तो उसके फिर आगे 2 पार्ट जो है वो निकलते हैं। कौन कौन से? एक पार्ट ये वाला आ जाएगा और दूसरा पार्ट ये वाला आ जाएगा। ये आज देख रहे हैं आप, ठीक है। फिर उसको फिर से अगर हम डिवाइड करें, इस वाले, मान लो ये फर्स्ट पार्ट था, एक लकड़ी का टुकड़ा था, इसके फिर आगे 2 पार्ट हुए, दूसरा और तीसरा। अगर दूसरे पार्ट को हम फिर से डिवाइड करें तो ये पार्ट निकल जाता है तीसरा। फिर तीसरे पार्ट को फिर से डिवाइड करें तो वहां से निकल जाते हैं ये 4th पार्ट और ये 5th पार्ट निकलता है। और फिर से डिवाइड करें तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें से निकलते हैं, जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? ये जो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हमारे आगे, इसी को हम बोलेंगे एटम्स बोलेंगे। ठीक है, कि मीन्स अब ये जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो परमाणु हैं, ये आगे फर्दर हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते। तो जो चीज भी हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकें उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है एटम्स, इन्हीं को बोला जाता है। चलिए चलते हैं आगे वाली स्लाइड के ऊपर। आगे हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब 3 लॉ होते हैं मेन कॉम्बिनेशन के। कौन कौन से? पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये होता है हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, और यही एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको 9th क्लास के सिलेबस में जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। अब इस लॉ में, ये लॉ जो था वो दिया था लेवोशियर साइंटिस्ट ने, और कौन सी शताब्दी में दिया था? 1774 में ये लॉ दिया था। कौन सा वाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इस लॉ के अकॉर्डिंगली लेवोशियर ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड, मैटर जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर।
अब इसका क्या मीनिंग है कि नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मीनिंग है कि अगर सपोज कर लो एक यहाँ पे हम एक लकड़ी है, ठीक है, वुड है, इसको अगर हम जलाते हैं विद किसके साथ, आग के साथ अगर जलाते हैं, ठीक है, अगर वुड को हम आग के साथ जलाते हैं, फायर के साथ, ठीक है, तो लास्ट में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, एशेस मिलते हैं और प्लस कुछ गैसेस जो है वो बनती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर वुड जो है इसकी क्वांटिटी अगर 2 kg की है और फायर हमने 1 kg की जो है इसके अंदर दी इसको जलाने के लिए, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा, एशेस भी हमारे मान लो आगे एशेस की जो क्वांटिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 kg और गैसेस जो निकलेंगी वो 0.5 kg। अब इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं जो रिएक्शन में जा रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो चीजें बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और सिंपल एक एग्जांपल दूं, अगर हम वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, मीठा पानी बन जाता है, मींस स्वीट वाटर। ठीक है, वो मीठा पानी बन जाएगा। अगर हमने वाटर जो है वो 1 लीटर वाटर लिया था और इसमें लिया 1/2 लीटर अगर हमने लिया क्या, शुगर को, तो दोनों को कॉम्बिनेशन कितने के बराबर आता है, 1.5 लीटर आ जाएगा और वही प्रोडक्ट में जो है वो 1.5 रहेगा। अब कहीं से गायब तो नहीं होगी, वाटर और शुगर जो है वो मिलके एक कॉम्बिनेशन बना देंगे मीठे पानी का। तो वही मीठे पानी के अंदर उतनी ही क्वांटिटी रहेगी जहां पे यहाँ पे शुगर की क्वांटिटी ली थी और यहाँ पे जितनी वाटर की क्वांटिटी लेगी थी। ठीक है, तो इसी लॉ को, इसी जो थीसिस को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस मैटर जो है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, दी सब्सटेंसेस विच कंबाइन टुगेदर, वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे वुड और फायर ये दोनों कंबाइन कर रहे थे, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में अंडरगो जा रहे थे, तो इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, जैसे यहाँ पे वाटर प्लस शुगर, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कि मीठा पानी बनाया। ठीक है, तो जो न्यू सब्सटेंसेस बने उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया है रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं और प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो वो है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे CO2 जो बना ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, किसी भी और पूरी की पूरी ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक केमिकल रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो टोटल मास प्रोडक्ट्स वाली साइड होगा वही टोटल मास जो है वो रिएक्टेंट्स वाली साइड में होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे अगर कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो मिलके क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ क्या दिया, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस इन ए केमिकल द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स और इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में जो है अगर कार्बन हमने यहाँ पे 5 ग्राम लिया, ऑक्सीजन हमने लिया अगर 5 ग्राम लिया, तो लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 और प्लस 10 15। तो यहाँ पे भी हमारा जो रिएक्टिव प्रोडक्ट वाली साइड में आएगा वो भी 15 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रहेगी। कोई भी चीज जो है वो कम ज्यादा नहीं होगी, जितना मास जो है वो रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड में आएगा। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। और कौन से ईयर में दिया था, 1774 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आगे आता है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या कहती है, डाल्टन एक साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने क्या किया, एक पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इन 1808। उन्होंने एक थ्योरी जो है वो निकाली, जो कौन से ईयर में निकाली उन्होंने, 1808 में। दिस द वेरियस assumptions of his theory of matter are as follows। उसके कुछ assumptions है दो बाकी वाली थ्योरीज के साथ, जैसे पीछे वाली थ्योरी थी मैटर की, उसके साथ जो मैच करती है, तो वो क्या थी, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे मैटर जो हैं वो किसके बने होते हैं, वेरी स्मॉल
पार्टिकल्स के बने होते हैं। छोटे छोटे परमाणु को से मिलके क्या बनता है, मैटर बनता है, एक पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। दूसरा क्या दिया था उसने, अजम्पशन दूसरा दिया उसने, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकते, ठीक है। मान लो ये एक कोई स्टोन है, इस स्टोन को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, आगे मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जब दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे स्टोन्स बन जाएंगे, छोटे छोटे पत्थर हो जाएंगे। फिर आगे फिर से मैंने इस स्टोन को जो डिवाइड किया ये और छोटे हो गए, फिर आगे फिर से किया और ये एक छोटा सा स्टोन बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला जो स्टोन है ये आगे फिर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसी को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एटम क्या होते हैं, जो इनडिविजिबल होते हैं, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो डिफर करेंगे किस चीज़ में, मास में, साइज में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। मान लो दो एटम्स है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास जो है वो दोनों का अलग अलग होगा, इन दोनों का साइज भी अलग होगा और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर शुगर और एंड सॉल्ट को लेते हैं तो शुगर और सॉल्ट का जो मास है, एक एटम का जो मास होगा वो दोनों का अलग होगा, साइज दोनों का अलग होगा और दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग होंगी। प्रॉपर्टीज क्या है, शुगर जो है वो मीठा होता है, सॉल्ट क्या होता है, नमकीन होता है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की ओर, एटम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दे आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये डाल्टन ने 5 जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थी वो आपको बताई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसके आगे जो टॉपिक हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपको उसमें इंटरेस्ट बनेगा और वो जो टॉपिक्स हैं वो आपको आगे 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास में भी काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो। आगे बढ़ते हैं एटॉमिक सिंबल्स की तरफ, सिंबल्स की तरफ कि एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सिंबल्स के मैंने नाम लिखे हुए हैं, इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट और उसका सिंबल क्या है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H होता है, हीलियम का सिंबल He, लिथियम का सिंबल Li, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ये सिंबल हैं एलिमेंट्स के। फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, मैग्नीशियम के Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P और सल्फर का S। ये कुछ मॉडर्न सिंबल्स हैं जो अभी हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स को तो पता चल गया हमें कि एटम्स क्या होते हैं, अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स। देखिए ये समझने वाली चीज है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक ग्रुप होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का, दैट और केमिकली बॉन्डेड टूगेदर, जो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक ग्रुप 2 या 2 से एटम अगर जुड़ते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड रहते हैं। और जो फोर्स उन दोनों एटम्स को या 2 से ज्यादा एटम्स को जोड़ के रखती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं उनको। मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एटम्स जो फर्दर डिवाइडेड नहीं किए जा सके, जो एटम्स जो क्या होते हैं, जो इनडिविजिबल होते हैं, जो डिवाइड नहीं किए जा सके। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जैसे यहीं पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 or more एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एटम्स। मान लो ये हमारा एटम है एक ऑक्सीजन, O सिंबल है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक एटम है। तो अगर 2 O को एक और O इसमें मिला दिया जाए
तो ये क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा O2 मॉलिक्यूल। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, ये एक फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑक्सीजन एटम, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, दो थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर। जैसे एग्जांपल दी है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एक जैसे एटम अगर एक साथ जुड़ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो गया, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये प्लस दूसरा हाइड्रोजन ये, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज H2। ये हाइड्रोजन क्या है, एटम है, एक एटम, और ये दूसरा हाइड्रोजन क्या है, ये भी एक सिंगल एटम है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम। सिमिलर एटम मीन्स एक जैसे एटम, जैसे कौन सा लिया मैंने, दोनों हाइड्रोजन लिए, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, सिमिलर एटम्स, दो या दो से ज्यादा, यहाँ पे कितने लिए, हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन ये दूसरा, तो दोनों ने मिलके क्या बनाया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। H2 इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर दो नाइट्रोजन एटम मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये नाइट्रोजन क्या है, एक एटम है, और ये भी नाइट्रोजन क्या है, दूसरा एटम है, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सेम एटम है लेकिन कितने हैं, दो हैं, तो दोनों एटम जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, N2 मॉलिक्यूल। अगर सिंबल हम इसकी इस तरह से फॉर्मेशन करें तो ये इस तरह से बनेगा, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और दोनों क्या है, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इनके बीच में है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। आगे चलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स किसके कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, पीछे वाले में क्या था, सेम एटम्स। जैसे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। अब किस तरह से, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये किससे बना है, हाइड्रोजन, ये बना है हाइड्रोजन और प्लस क्लोराइड से, CHLORID, हाइड्रोजन और क्लोराइड। अब देखिए, हाइड्रोजन एक एटम हो गया और क्लोराइड दूसरा एटम हो गया, लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम कैसे लिखते हैं, HCl। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल। इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, इन्हीं को कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के एटम मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले भी बताया मैंने, एक कार्बन एक एटम हो गया और ऑक्सीजन दूसरा एटम हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। तो कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन दूसरा एटम, ये भी एटम है और ये भी एटम है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन से थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसमें बड़े सारे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहा जाता है, व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय सिंगल एटम। जब एक मॉलिक्यूल बनता है एक सिंगल एटम से तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें जनरली क्या आती हैं, नोबल गैसेस आती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हीलियम का जो सिंबल होता है He, नियॉन का सिंबल होता है Ne एंड आर्गन का सिंबल होता है Ar। तो ये क्या बना रहे हैं, एक सिंगल एटम है, ये भी हीलियम एक सिंगल एटम है, नियॉन भी सिंगल एटम है और आर्गन भी सिंगल एटम है। तो अगर सिंगल एटम जो है वो बने तो उसको हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। ठीक है, डायटॉमिक के बारे में, व्हेन द मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स।
जब मॉलिक्यूल बने दो एटम को कंबाइन करके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे इसकी एग्जांपल क्या आ गई, क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है, ये कैसे बनता है, Cl प्लस Cl को, सेम काइंड ऑफ, ये सेम है, सेम एटम है, दोनों सेम एटम अगर मिलके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कौन सा होगा, O2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कौन सा होगा, N2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन सा होगा, H2, और क्लोरीन मॉलिक्यूल कौन सा होगा, Cl2। डेफिनेशन में ही दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ इट का मतलब सेम काइंड के, तो O प्लस O गिव्स अस O2, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरा ऑक्सीजन का एटम। सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ N प्लस N, और H2 के साथ H प्लस H, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन में एक क्लोरीन एटम प्लस दूसरा क्लोरीन एटम, तो दोनों जब कंबाइन करते हैं तो एक कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है। ट्राई एटॉमिक में क्या होगा, जब तीन एटम्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे ओजोन है, ओजोन जो बनते हैं वो 3 एटॉमिक ऑक्सीजन से बनते हैं, O प्लस O प्लस O, ये बनाता है O3। तो कितने एटम जुड़ रहे हैं, 1 1 2 एंड 3, 3 एटम जुड़ के एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें 4 एटम्स जुड़ते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल होता है P, तो P प्लस P प्लस P प्लस P, 4 जब जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं P4 मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस P4 मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, एटॉमिसिटी के बारे में भी, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी, और एटम्स के बारे में भी पढ़ा। एटम्स के बारे में भी और डिटेल में हम जानेंगे। अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको 10th 11th और 12th में आगे जितनी भी क्लासेस आपको काम आएगा वहां पे। एटम होता क्या है और एटम किस तरह से बना होता है, ठीक है। तो एटम क्या होता है, एटम जो है वो 3 चीजों से बनता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो, फर्स्ट होता है प्रोटॉन्स, दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन्स, और तीसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन्स। इन 3 चीजों का जो है वो एटम बना होता है। अगर इसकी हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम किस तरह से बनेगी, है जो सेंटर पार्ट होता है एटम का वो क्या होता है, प्लस, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मींस हार्ट ऑफ द एटम। फिर इसके बाद एक और सर्कल जो है वो बनता है, ठीक है। फिर एक और, फिर अगेन वन मोर। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह, क्यों ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। फिर एक और कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो जो सेंटर पार्ट है हमारा ये वाला, ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस के जो बाहर होते हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये शेल्स हैं, ठीक है। ये कौन सा शेल है, पहला L, इसको हम डिनोट करते हैं L, इसको M के साथ और इसको N के साथ, KLMN। 4 शेल्स होते हैं, हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। और इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो एक साथ नहीं घूमते, एनर्जी लेवल होता है एक। जैसे ये K शेल हो गया, L शेल, M और N। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने शो कर दिया, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद L शेल में जो होते हैं वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 2 3
4, 5, 6, 7 और 8। दूसरा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है? 8। 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता, 8 से कम कर सकता है। वो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से रहना है। ठीक है, तो पहला शेल मीन्स कौन से वाला? के शेल। उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, जहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह एम शेल में जो होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो हैं वो आ सकते हैं। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो किसने दिया था? नील बोर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा क्या रहता है? पॉजिटिवली चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन्स जो है इनका कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, इनका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस का साइन भी लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव में। तो यहाँ से आपको पता चल गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर्स, हर एक एटम का एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, फिर लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5, कार्बन 6। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर्स जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं कैल्शियम अप टू कैल्शियम तक। इनको क्यों लिखा है ये आपको आगे वाली स्लाइड में जो है वो पता चलेगा। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम की जो है वो किस तरह से निकाली जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले वाले की, पहला हमारा पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट है और जो सबसे छोटा एटम है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरह से लिखते हैं? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 1। क्यों? क्योंकि ये देखिए K, L, M और N, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? K के नीचे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन EC, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या आएगी? 1 आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा एटॉमिक नंबर होता है हमारा हीलियम, He। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। अब 2 की कन्फिग्रेशन भी क्या आएगी? 2 आएगी, क्योंकि पहले शेल में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन का लिखा, ये हीलियम का लिखा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखेंगे? सिर्फ 2। क्योंकि के शेल के अंदर, जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? के शेल के अंदर जो है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे कम करेगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर क्या था? 1 था, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 आ गई, क्योंकि के जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। एल में 8, इसमें 18 और इसमें 32। ठीक है, अभी इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हीलियम के बाद क्या आता है हमारा? लिथियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? 2,1। अब 2,1 क्यों? क्योंकि के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे। और जो बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में चला जाएगा? एल शेल में चला जाएगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन गई? 2 और 1 बन गई। ठीक है, एक और करके देखते हैं आगे। बेरिलियम, नेक्स्ट हमारा जो है वो बेरिलियम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसकी कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखते हैं? कन्फिग्रेशन इसकी लिखते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2, तो पहले शेल में तो हम 2 लिख लेंगे। दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच कितने रहे हैं? 2 ही बच रहे हैं, क्योंकि 4 थे टोटल, तो 2 और 2 बच गए लास्ट में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गई? 2,2 आ गई। ठीक है,
इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिथियम में 2 और 1, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट वाला, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से पता चल गया। एक और करके देखते हैं, चलिए। बेरिलियम के बाद हमारा आता है बोरॉन, बी, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो 5 को किस तरह से लिखेंगे, 2 और 3, क्योंकि पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते, तो इसलिए हम पहले शेल में 2 और पीछे कितने बच गए, 3, तो 3 को हम लास्ट वाले शेल में लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 क्या है, हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह से आपने जितने भी 20, मैंने पीछे वाली स्लाइड में जितने भी 20 एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं उसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। एक और करके बताता हूँ मैंने, जैसे कैल्शियम का करके दिखाता हूँ, क्योंकि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखें, पहले शेल में तो 2 आएंगे, ठीक है, दूसरे शेल में कितने आते हैं, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में तो 2 आ गए, दूसरे में कितने आ गए, 8, कितने हो गए, 2 और 8 10, बचे कितने हमारे पास 10 और बच गए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरे शेल में भी हम 8 लिखेंगे। अब 8 क्यों लिखेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको, और जो बच गए 2 वो लास्ट वाले शेल में। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 8 और 2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता 10 लिख देता, तो 10 जो है वो लास्ट वाले शेल में नहीं आते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में जो है वो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमेशा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स के आगे ऊपर लिखोगे आप, 9 लिखोगे, 10 लिखोगे, जो सबसे लास्ट वाले शेल में रहेगा, तो वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। तो लास्ट वाले शेल में आपने ध्यान रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम आए। तो हमारे बच कितने रहे थे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब तीसरे शेल में तो हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम 18 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 नहीं लिख सकते हैं, हम 10 की जगह पे क्या करेंगे, 8 और 2 लिखेंगे, क्योंकि हमारा आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम का। इसी तरह से आपने बाकी वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उनकी भी करनी है। आगे हम बढ़ते हैं, कैलकुलेट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एटम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपको पता चल गया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से सॉल्व करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाले जाते हैं। जैसे लेता हूं मैं सल्फर का, सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 16। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, KLMN, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे, 16 है तो 2 और 8, क्योंकि पहले शेल में 2 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं और 32 होते हैं, तो पहला और दूसरा शेल तो भर गया पूरा। अब थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 है, हमारे पास कितने बच गए, 8 और 2 कितने हो गए, ये 10 हो गए, बचे हमारे पास कितने, 16 माइनस 10, 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, M शेल में आ जाएंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 6। अब ये जो 6 है ये हमारे क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो 6 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। अब दूसरी चीज़ होती है वैलेंसी। वैलेंसी किस तरह से निकालते हैं, वैलेंसी होती है कि वो जो एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ एटम। अब जैसे अगर सल्फर की ही वैलेंसी निकालनी हो तो उसके लिए हमें पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, 2 8 6। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी चेक करने के लिए हमें 8 को बस ध्यान रखना है कि 8 से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर हैं और से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 6 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। अब लास्ट वाले शेल में 8 पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 2 और चाहिए, ताकि ये शेल जो है वो पूरा कंप्लीट हो सके। ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकें। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, ये कार्बन सल्फर जो है वो कहीं से गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी आएगी। तो वैलेंसी ऑफ सल्फर क्या आएगी, इक्वल टू 2, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए।
ठीक है। और किसी की लेते हैं, जैसे है हमारे पास आता है एक और एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आएगी 283। अब देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगर 1 से लेके 3 तक होंगे तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 5 से लेके 8 तक होंगे तो वो क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन। और अगर जो 4 होंगे वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्युमिनियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर 1 से लेके 3 के बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में तो वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, 6 था आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 यहाँ पे आ रहा है। तो 6 के लिए क्या होता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वही 2 इसकी वैलेंसी बन गई। ठीक है। एक और करते हैं, जैसे मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। तो 2 मैंने क्या बोला कि अगर 1 2 और 3 रहेंगे तो लूज करेगा, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लूज कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो 2 ही इसकी वैलेंसी आ गई। 2 इज द वैलेंसी। और इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके जितने भी डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आयन्स क्या होते हैं। आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स को हम क्या कहेंगे, आयन्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है और ऑक्साइड आयन है। अब सोडियम आयन को मैं क्या लिखूंगा, Na पॉजिटिव, आयन्स का साइन ये होता है। मैग्नीशियम आयन के लिए क्या लिखूंगा, Mg2 पॉजिटिव, क्लोराइड आयन के लिए क्या लिखूंगा, Cl नेगेटिव, ऑक्साइड आयन के लिए क्या लिखूंगा, 2 नेगेटिव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, तो ये क्यों आया साइन। तो ये हम आपको आपकी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि ये साइन जो है वो किस तरह से आते हैं और किस तरह से आपने इन साइंस को लिखना है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे आयन्स के बारे में कि आयन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैग्नीशियम भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और ऑक्साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो आयन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज जो एटम होते हैं उनको हम आयन्स बोलते हैं। अब आयन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कटाइंस और दूसरे होते हैं एनॉइंस। ठीक है। वो किस तरह से बनते हैं, लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटाइंस के बारे में। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटाइन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन रहेगा उसको हम कैटाइन बोलेंगे। जैसे Na, सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, सोडियम का सिंबल होता है Na, इसलिए हम क्या लिखते हैं, Na पॉजिटिव लिखते हैं। अब ये पॉजिटिव क्यों आया वो मैं बताता हूं। अब देखिए सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या बताया आपको, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटाइन। ए कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 1 ये क्या करेगा, जैसे मैंने पहले बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके अगर 3 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे। और अगर 5 से लेके 8 तक हैं तो क्या करेंगे, गेन करेंगे। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो ये क्या करेगा, लूज करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो साइन आता है पॉजिटिव का। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसलिए आ गया Na पॉजिटिव। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 और 2। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव। इसलिए इस तरह से लिखते हैं
आयन्स को, मैग्नीशियम आयन को इस तरह से लिखेंगे और सोडियम आयन को इस तरह से लिखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है कैटायंस को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल मेटल्स फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एनॉयंस, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनॉयन। जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको एनॉयन बोला जाता है। और एनॉयन किस तरह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। जैसे क्लोरीड आयन है, जैसे Cl नेगेटिव है और O2 नेगेटिव है। अब ये एक नेगेटिव 2 नेगेटिव किस तरह से है वो मैं आपको बताऊंगा। Cl, इसकी एटॉमिक नंबर 17 और कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 1 से लेके 3 तक रहेंगे तो लूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 5 से लेके 8 तक रहेंगे तो गेन होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 7 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितने, 1। 8 बनाने के लिए कितने गेन करेगा, 1, तो +1। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो साइन नेगेटिव का। दूसरा करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और यहाँ पे आ जाता है 2 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा कितने, लेकिन 8 बनाने के लिए कितने गेन करेगा, 2 गेन करेगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 नेगेटिव लग जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है आयन्स को, एनॉयन्स को। ठीक है, एनॉयन किस तरह से बनते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनॉयन्स बनते हैं और ये सारे नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो आयन से मिलके बनते हैं, मींस कैटायन और एनायन, मींस पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। वही यहाँ पे डेफिनेशन दिए, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयन्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। इन एन आयनिक कंपाउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर हेल्ड टुगेदर। और जो फोर्स उन आयन्स को जोड़ के रखती है वो कौन सी होती है फोर्स, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स उनको कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड को या मैग्नीशियम क्लोराइड को हम किस तरह से लिखेंगे वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से इसका फार्मूला जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को किस तरह से लिखा जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड को किस तरह से लिखा जाएगा। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। मैग्नीशियम की यहाँ पे वैलेंसी निकाली जाती है। जब भी फॉर्मूला आपने बनाना है आयनिक कंपाउंड का तो उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी 2। क्लोरीन का 2, 8 और 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी 1, ये 1 आ गया। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Mg की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, Cl की 2 के साथ, तो ये बन गया MgCl और 2 आ जाएगा क्योंकि Cl की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड, क्योंकि मैग्नीशियम भी आयन है, इस मैग्नीशियम के ऊपर कितने होता है 2 पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या होता है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो जिनकी फॉर्मेशन होती है कैटायंस और एनॉयंस से। अब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, एग्जांपल जैसे दी हुई है सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सबसे पहले सिंबल लिखने ले हैं Na और Cl, सोडियम का सिंबल और क्लोराइड का सिंबल, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का सिंबल Cl। अब इसके बाद इनकी क्या लिखी जाती है, वैलेंसी लिखी जाती है। तो वैलेंसी किस तरह से निकालते हैं, जैसे सोडियम की वैलेंसी किस तरह से निकालते हैं, 11 एटॉमिक नंबर होता है, 2, 8 और 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, तो अगर -1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या है 1 है। क्लोरीन की क्या आएगी Cl,
2 8 7, इसमें क्या होगा 7 में +1 इलेक्ट्रॉन होगा तो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी भी 1 ही होगी। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। Na की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो क्या आ जाएगा Na, Cl की मल्टीप्लिकेशन के 1 के साथ तो ये आ गया Cl। इसी तरह से फार्मूला जो बन गया किसका, ये फार्मूला बन गया आपका सोडियम क्लोराइड का। कितना आसान था, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। सोडियम क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का भी इसी तरह से होगा, मैग्नीशियम और Cl। जैसे पहले बताया, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी अब आप निकाल सकते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से तो मैग्नीशियम के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीशियम वैसे ही आ जाएगा, Cl के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो Cl2। ये फार्मूला बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का। इस तरह से आप कोई भी फार्मूला, जितना भी पीरियोडिक टेबल है, वो सारे फार्मूला आप इस मेथड से जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फार्मूले किस तरह से लिखा जाते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है वो बनते हैं कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट नॉन मेटल। 2 अलग अलग नॉन मेटल को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन और डाइऑक्साइड होता है O से। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, ये आ गया हमारा एटॉमिक नंबर। फिर इसकी वैलेंसी किस तरह से निकलेगी, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 2 और 4 और इसकी 2 और 6। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन अपने क्या करेगा, लूज करेगा। तो लूज करेगा तो क्या आ जाएगा, इसकी 4 वैलेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पे 6 है तो ये क्या करेगा, 2 गेन करेगा तो 2 वैलेंसी आ गई। तो कार्बन और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 4 है और इसकी वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो C के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो C2, O के साथ 4 हो रहा है तो 4। अब यहाँ से हम कैंसिल, ये ध्यान रखना अपना, 2 2 जा 4 तो फार्मूला क्या बन गया, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला जो है वो निकाला जाता है। आगे है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फार्मूला बनता है HCl। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फार्मूले इस तरह से निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं, इंक्लूडिंग 10th क्लास के टॉपिक्स, 11th क्लास के टॉपिक और 12th क्लास के टॉपिक्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आई होप आपको आज का लेसन जो है वो समझ आया होगा और अच्छे से आपने इसको लिसन किया होगा, सुना होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को आप बार बार देखिए सो दैट आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सकें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।